हम सॉवरेन हैं, हम स्वतंत्र हैं, तो हम यह गुलामी की पोजीशन न ले। इसके लिए हम सरकार से आशा रखते हैं कि सरकार यही बात करेगी। 13 दिसंबर को जैसे घपला हुआ, 12 दिसंबर तक कहा कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ओवरनाइट एक रात में निर्णय बदल दिया और हस्ताक्षर किया। ऐसा नहीं होगा। तो आशा रखते हैं कि जो नई सरकार आती है वो भी राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुकूल ही व्यवहार करेगी। लेकिन किसी भी कारण, क्योंकि सारा मंत्रियों का चलता ऐसा नहीं, नौकरशाह मंत्रियों को गुमराह भी कर सकते हैं। सभी मंत्री ऐसे नहीं है कि जो नौकरशाह पर दबाव रखेंगे। किसी भी कारण हो, लेकिन कुछ गड़बड़ होती है तो उसका विरोध करने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। जो मैंने सोचा था कि प्रारंभ में ही मैं करूंगा, अच्छा हुआ कि अपने ठाकुर साहब ने वो काम कर लिया। वो माने अपने माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, जिनको हम सब लोग प्यार से भैया जी कहते हैं, उनका परिचय। अभी तो किसान संघ बढ़ रहा है और संस्कृत में एक सुभाषित है, मालाकार, मालाकार यानी माली, माली को संबोधित करते हुए कहा गया कि भाई अभी बारिश है, हर दिन वर्षा हो रही है और इस समय तुम 100 घड़ा पानी पेड़ को दे रहे हैं, किंतु जिस समय गर्मी के दिन थे, ग्रीष्म ऋतु था, सारे पेड़ सूख गए थे, जड़मूल सूख गए थे, ऐसे समय जिस किसी ने 1 घड़ा पानी भी हर दिन पेड़ के जड़ में डाला होगा, तो 1 घड़ा पानी उसका जो महत्व था, वो वर्षा ऋतु में तुम 100 घड़ा पानी डाल रहे, इसका महत्व नहीं है। वैसे ही बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में जहाँ कुछ काम नहीं, उन्होंने जो काम किया उसका बहुत महत्व है। और इस दृष्टि से ये लक्ष्मण सिंह जी का नाम जो सामने आता है, क्योंकि उस समय किसान संघ ही नहीं था कहीं, अलग अलग स्टेट्स में जो होती, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर किसान संघ का कोई संगठन नहीं था। और ऐसी अवस्था में अखिल भारतीय सम्मेलन लेने की हिम्मत कौन करेगा? तो लक्ष्मण सिंह जी ने हिम्मत की और इतने संकट आए, जो आपको बताया, थोड़े संकट बताए कि भाई आंधी आ गई, सारे तंबू उखड़ गए, फिर 2 घंटे में करना पड़ा। ऐसे कई संकट आ गए, जिसका मुकाबला करते हुए कोटा का अधिवेशन जो संपन्न हुआ, उसका पूरा श्रेय माननीय लक्ष्मण सिंह जी को है। और आज यहाँ उपस्थित है तो अनायास सबके साथ परिचय हो रहा है। कल मैंने एक विषय लिया था और कहा था कि इससे किसानों का सर्वनाश होगा, मजदूरों का, गरीबों का सर्वनाश होगा और देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता समाप्त होगी। वो विषय क्या है थोड़ा समझ लीजिए। अब विषय बताते समय बोलने की सुविधा के लिए ऐसा करना पड़ता है, जैसे हम अमेरिका शब्द का मैं प्रयोग करता हूँ। इसमें 2 बातें ध्यान में रखिए। जब मैं अमेरिका शब्द का प्रयोग करता हूँ तो केवल अमेरिका मेरे सामने नहीं है। ऐसा है कि दुनिया का नक्शा जैसा बना है, तो संयोग की बात है कि दूसरे महायुद्ध के पूर्व जिन गोरे देशों का साम्राज्य दुनिया भर में फैला था, पूर्व साम्राज्यवादी गोरे देश, तो नक्शा में संयोग की बात है कि वो सारे उत्तर में है और जिन देशों पर उनका साम्राज्य था वो सारे देश नक्शा में दक्षिण में है। तो इसलिए उनको हम गोरे देश भी कह सकते हैं
पूर्व साम्राज्यवादी गोरे देश कह सकते हैं, उत्तरी देश कह सकते हैं। वैसे इधर तृतीय विश्व के देश कहा जाता है, नव स्वतंत्र देश कहा जाता है, दक्षिणी देश कहा जाता है, किंतु कुल मिलाकर अर्थ एक ही होता है। तो हम जब कहते हैं अमेरिका, तो हमारा मतलब होता है कि वो सारे गोरे देश जिनका पहले साम्राज्य था, दूसरे महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के दबाव के कारण उनको अपने उपनिवेशों को स्वराज्य देना बाध्य हो गया। किंतु ये सारे जो पूर्व साम्राज्यवादी देश है, अब हर समय ये कहना कि अमेरिका और पूर्व साम्राज्यवादी देश, अमेरिका और गोरे देश, अमेरिका और उत्तरी देश, तो इसलिए संक्षेप में हम कहते हैं अमेरिका। तो उसका मतलब समझ लीजिए कि अमेरिका और सब पूर्व साम्राज्यवादी गोरे देश, यह उसका मतलब होता है। वैसे दूसरी भी एक बात समझ लीजिए, दूसरे महायुद्ध के समय जो दुनिया का विभाजन था, दुनिया में दो शिविर थे, का स्वरूप कैसा था? तो कुछ देशों के लोग एक तरफ, दूसरी तरफ दूसरे देशों के लोग, किंतु सभी देशों के लोग अपने अपने सरकार के साथ, इधर के भी उधर के भी, माने संपूर्ण जनता हर एक देश के सरकार के साथ। तो एक तरह से कहा जाए कि यह वर्टिकल बने, एक तरफ कुछ देश, एक तरफ कुछ देश। यह जो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा 13 दिसंबर 1997 से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। यह जो विश्व युद्ध है, इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सारे देश एक तरफ, वहाँ की सारी जनता एक तरफ, जनता सरकार एक तरफ, दूसरे तरफ सारे जनता, सारे देश, सारे सरकार, सरकार और जनता एक तरफ, जो दूसरे महायुद्ध के समय था, ऐसा अब नहीं है। ऐसा है कि यह जो हम कोस रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, तो अमेरिका या पूर्व साम्राज्य देशों के सामान्य जनता को हम कुछ नहीं कह रहे। ये सामान्य जनता जानती भी नहीं कि क्या क्या हुआ है, वो निर्दोष है। अमेरिका, पूर्व साम्राज्यवादी गोरे देश, इनकी सरकारें, इनको विकसित देश कहा जाता है, दक्षिणी देशों को विकासशील देश कहा जाता है। तो ये जो गोरे विकसित देश है, इनकी सरकारें, राज्यकर्ता और इनके सरमाएदार, कई सरमाएदार कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। अब इन सब के माध्यम के नाते विश्व व्यापार संगठन नाम का एक खड़ा किया गया है, वो सबका एजेंट है, सबका माध्यम है, उसको सुपर सरकार बनाने का प्रयास चल रहा। तो ये जो सारे विदेशी पूंजी है, पूंजीपति है, सरमाएदार है, तो सरकार और सरमाएदार, सरमाएदार से मेरा मतलब विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उनके माध्यम के रूप में विश्व व्यापार संगठन WTO। तो ये विदेशी पूंजी, विदेशी सरमाया और ये सरकारें, इनकी साठगांठ है। इस साठगांठ के खिलाफ हम हैं, सर्वसामान्य जनता के खिलाफ नहीं है। और ये साठगांठ जिनकी है, ये ऐसे राक्षसी लोग हैं कि वो आज तो विकासशील देशों का शोषण करना चाहते हैं, फिर आपस में यूरोप का भी शोषण करना चाहते हैं, और खुद अपने अमेरिका के भी गरीबों का शोषण करना चाहते हैं। इसके कारण अमेरिका में भी इनके खिलाफ अब जागृति हो रही, यूरोप के किसान मजदूर भी इनके खिलाफ जागरूक हो रहे। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे गोरे देश, उनकी जनता एक तरफ और हम एक तरफ, ऐसा यह विश्व युद्ध नहीं है। तो गोरे देश की भी जनता, वो भी शोषण की शिकार है इनके,
माने अपने खून खानदान के जो लोग हैं उनका भी शोषण करना, उनको भी बेरोजगार बनाना, उनको भी भूखमरी में ढकेलना, ये सारा करने में इन हैवानों को कोई संकोच नहीं हो रहा। तो जिनको अपने खून खानदान के लोगों को भूख से मारने में संकोच नहीं है, वो हमारे बारे में बड़ी दया बरतेंगे, यह सोचना गलत है। किंतु स्पष्टीकरण के नाते मैंने कहा कि जब हम अमेरिका कहते हैं तो इसमें दोनों बातें ध्यान में रखिए कि सारे पूर्व साम्राज्यवादी गोरे देश माने विकसित देश, इसका भी उल्लेख, तो वो सारा हर समय कहना कि अमेरिका और सारे पूर्व साम्राज्यवादी देश, इसके बजाय अमेरिका शब्द का प्रयोग करते हैं बोलने की सुविधा के लिए, लेकिन उसमें सारे आते हैं। और दूसरा कि अमेरिका बोलने के बाद वहाँ की जनता या पूर्व साम्राज्यवादी देशों की सामान्य जनता, इसका हमारा विरोध नहीं है, तो वहाँ के राज्यकर्ता और वहाँ के सरमाएदार पूंजीपति, उनकी कंपनियाँ, इनकी जो साठगांठ है, इसके विरोध में हम बोल रहे हैं। और उनका यह षड्यंत्र है कि संपूर्ण दुनिया पर अपना साम्राज्य कायम करना। तो यह स्पष्टीकरण पहले ध्यान में रखिए। अब ये संपूर्ण दुनिया पर साम्राज्य कायम करना चाहते हैं, यानी क्या चाहते हैं? तो धीरे धीरे हर देश की स्वतंत्रता हनन करना चाहते हैं, हर देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी हनन करना चाहते हैं, और सभी देशों में सीधे यही कारोबार चला सके। ये जो साठगांठ वाले हैं, तो इनका ही सभी देशों में इनका ही कारोबार चले, सभी देश इनके अंडर रहे। इसका मतलब होगा कि सारे विकासशील देशों में आज जो हम कहते हैं हम स्वतंत्र है, राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे हाथ में है, अभी हमारे चुनाव हुए हैं, नए प्रधानमंत्री आए हैं, नए हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स आए हैं, हमारा कारोबार हम कर रहे हैं, ऐसा आज हम कह रहे हैं। लेकिन इनका षड्यंत्र यदि सफल होता है तो आपके प्रधानमंत्री, आपके मंत्री, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इनको न पूछते हुए सीधा हमारे देश का संपूर्ण कारोबार ये गोरे देश अपने हाथ में लेंगे। हमने जो बड़ा इलेक्शन लड़के किसी को मिनिस्टर बनाया, किसी को प्रधानमंत्री, किसी को चीफ मिनिस्टर, ये सब बातें फालतू हो जाएगी, इनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। सारा काम ये गोरे लोग चला सकेंगे हर विकासशील देश में। तो लोकतंत्र का मतलब नहीं स्वतंत्रता समाप्त है, संप्रभुता समाप्त है, ऐसी व्यवस्था वो लाना चाहते हैं। लेकिन लाना कठिन होता है, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद दूसरे महायुद्ध के पश्चात इन देशों को स्वतंत्रता मिली है, तृतीय विश्व के देशों को स्वतंत्रता मिली है बहुत वर्षों के बाद। अब जो नव स्वतंत्र देश है, वहाँ के जो देशभक्त है, अब इतने सालों के बाद स्वतंत्र हो गए, तो फिर से वो गुलामी का स्वीकार करेंगे खुशी से, यह संभव नहीं है। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र यह पसंद नहीं कर सकता कि हम दूसरे के गुलामी में रहें। तो सारे देशभक्त विरोध करेंगे, इसका अंदाजा उनको उसी समय था जबकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के दबाव के कारण उन्होंने अलग अलग देशों को स्वराज्य दे दिया। स्वराज्य देते समय उनको पता था कि यहाँ के देशभक्त लोग स्वाभिमानी होने के कारण अपने देश पर और किसी का साम्राज्य वे पसंद नहीं करेंगे, और इसके कारण हम यदि इनके देशों का शोषण करते हैं, वो शोषण का विरोध करेंगे, शोषण नहीं करने देंगे। यह स्पष्ट कल्पना उनको थी, किंतु उनके सामने कठिनाई थी। ये जो सारे देश थे बड़े समृद्ध दिखते थे, वैभवशाली दिखते थे, किंतु इनकी समृद्धि, इनका वैभव, ये अपने पैर पर खड़े नहीं थे। अपने उपनिवेशों का शोषण करते हुए, उनको गरीब करते हुए ये श्रीमान हो रहे थे। अब ये यदि देश स्वतंत्र हो जाते हैं तो शोषण तो नहीं करने देंगे। शोषण नहीं करने देंगे तो ये गोरे देशों की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी।
क्योंकि अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं। गोरे देशों की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि बाकी देशों का शोषण करना, और देशभक्त लोग शोषण करने नहीं देंगे। क्या किया जाए? तो इन्होंने योजना बनाई, पहले से योजना बनाई कि स्वराज्य तो दे दिया, लेकिन जिनको जिनको स्वराज्य दिया, ऐसे जो देश थे सभी देशों में कुछ तरकीब करके ऐसी ही सरकारें लाई जाए जो गोरे देशों के लिए, अमेरिका के लिए अनुकूल रहेंगे। ऐसे ही लोग शासक के नाते, राज्यकर्ता के नाते आने चाहिए। यदि वो लोकतंत्र के माध्यम से आते हैं अच्छा है, नहीं आते और यदि कोई ऐसा राज्यकर्ता आ जाता है कि जो अमेरिका के लिए अनुकूल नहीं है, उसका मर्डर करते हुए भी, उसका खून करते हुए भी, जैसे एलेंडे का किया चिली के, लेकिन अमेरिका के लिए अनुकूल ऐसे राज्यकर्ता लाना, यह एक बात थी। फिर दूसरी बात थी, माने ऐसे राज्यकर्ता कि जो अमेरिका के प्रभाव में जाने के कारण, या अमेरिका ने उनको खरीद लिया है, इसलिए खरीद लिया है, इसलिए अपने जनता के साथ विश्वासघात करने को तैयार हो जाएंगे, ऐसे लोगों को राज्यकर्ता बनाना। फिर दूसरी बात उन्होंने सोची कि विभिन्न देशों की जनता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या आर्थिक घटनाएं हो रही है, इसका पता ही नहीं चलने देना। मैंने ध्यान उनका सारा आर्थिक घटनाओं पर केंद्रित न हो, राजनीतिक घटना पर केंद्रित हो। इसलिए टीवी हो, समाचार पत्र हो, जिनके ऊपर उनका प्रभाव, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि आर्थिक घटना, इसके ऊपर लोगों का ध्यान न जाए, तो राजनीतिक घटनाओं में लोग उलझ रहे। तो फिर किस नेता ने किस नेता को कितनी गालियां दी, फ्रंट पेज पर समाचार पत्र के यही रहे। बहुत महत्वपूर्ण घटना आर्थिक क्षेत्र में हो रही, इसका बिल्कुल अंदाजा भी लोगों को न आए, ऐसा उन्होंने किया। और फिर तीसरा कि लोगों को अंधेरे में रखकर पार्लियामेंट में भी बात न लाते हुए, पार्लियामेंट को भी विश्वास में न लेते हुए, जनता की राय क्या है यह न पूछते हुए, सार्वजनिक चर्चा उस विषय पर न होने देते हुए, सबको अंधेरे में रखकर राज्यकर्ताओं ने सीधे ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करना जो देश के लिए घातक है, अमेरिका के लिए, गोरे देशों के लिए अनुकूल है, ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर कर देना। जैसे अपने यहाँ डंकेल के बारे में बहुत चर्चा चली, गैट के बारे में बहुत चर्चा चली, सबने मांग की कि मेरे भी पार्लियामेंट के सामने तो आने दीजिए, क्या मामला है। किंतु पार्लियामेंट के सामने भी सारा मामला आया नहीं, पार्लियामेंट में पूरी चर्चा हुई नहीं, पार्लियामेंट को विश्वास में रखा नहीं, जनता की राय क्या है यह पूछी नहीं, गुपचुप वहां जाकर हस्ताक्षर कर दिए और कहा कि हमने गैट स्वीकार किया। और गैट हमने स्वीकार किया, ऐसा भारत सरकार की ओर से जिन्होंने हस्ताक्षर किया, उनमें 2 बड़े अधिकारी ऐसे थे कि उन्होंने गैट के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, वहां से वापस आए ही नहीं, सीधे वॉशिंगटन में विश्व बैंक में बड़े ओहदे पर चले गए। क्या इसका मतलब होता है समझ लीजिए। गैट पर हस्ताक्षर कर दिया, क्या गैट है जनता को उसके बारे में बताया नहीं, चर्चा जनता में नहीं की, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं की, सबको अंधेरे में रखा, सीधे किसी को न बताते हुए हस्ताक्षर कर दिए। और हस्ताक्षर करने वाले लोगों में से 2 अधिकारी सीधे विश्व बैंक में बड़े ओहदे पर चले गए, भारत आए ही नहीं। हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे मंत्री, हमारे नेता, हमारे सेक्रेटरीज, ये सारे खरीदे जा सकते हैं। माने गोरे देश हमारा हनन करना चाहते अलग बात है, किंतु वो सीधे हनन नहीं कर सकते, हमारे ऊपर आघात नहीं कर सकते जब तक ये हमारे कुछ मंत्री जो खरीदे जाते हैं, हमारे नौकरशाह जो खरीदे जाते हैं, हमारे राजनेता जो खरीदे जाते हैं, वो जब तक जयचंद की भूमिका नहीं करते तब तक उनकी हिम्मत नहीं है कुछ करने की।
किंतु ये जो जयचंद है वो खरीदे जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि पिछले कई वर्षों में सब गड़बड़, घोटाले, स्कैम्स, ये वो जो आ रहे हैं, कहीं बोफोर्स है, कहीं 3000 करोड़ रुपए का घोटाला है, कहीं 5000 करोड़ का, ये सारा ये खरीदे जाने का नतीजा है। तो मंत्री, नौकरशाह, राजनेता इस तरह से जयचंद की भूमिका का निर्वाह कर रहे, इसीलिए गड़बड़ है। माने गोरे देश हमारे शत्रु हो गए, लेकिन उनके एजेंट जो है, जो अपने ही खून खानदान के हैं, अपने ही लोग हैं, ये जयचंद की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अब आपने सुना होगा पी चिदम्बरम जो अर्थ मंत्री थे, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर कहा कि भाइयों, इसके पहले आप हिंदुस्तान में आए थे, 200 साल तक आपने शासन चलाया। अब मैं आपको निमंत्रण करता हूं कि आप और आइए, उससे ज़्यादा समय तक आप हमारे यहाँ अपना कारोबार चलाइए, आराम से आप हमारे देश में रह सकेंगे। निमंत्रण दिया पी चिदम्बरम ने। माने 200 साल तक हमारी गुलामी थी, इन्होंने और भी ज़्यादा साल तक हमें गुलामी में रखने का निमंत्रण निर्लज्जता पूर्वक, बेशर्मी के साथ दिया। तो हमारे लोग कैसे खरीदे जाते हैं आपके ध्यान में आ सकता है। तो इस तरह से उनका यह षड्यंत्र है, राज्यकर्ताओं को खरीद लेना, जनता को अंधेरे में रखना, जनता को अंधेरे में रखते हुए समझौते करना जो जनता के विरोधी है। लेकिन समझौते जब होते हैं तो एकदम सारे समझौते पूरे प्रकाशित नहीं करते, उसमें से जो अच्छा अच्छा हिस्सा है जिसका विरोध नहीं होगा, मीठा मीठा गप गप, तो ऐसे जो हिस्से वही समाचार पत्रों में देते हैं, टीवी पर देते हैं, और वो, किंतु जब उस पर अमल शुरू हो जाता है तब एकदम लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो बताया नहीं गया था, लेकिन अब अमल शुरू हो गया, अब क्या किया जाए। इसलिए मैंने कहा कि आसमान से कुल्हाड़ी हमारे सर पर टपक रही है कि ऐसे समझौते पर जब अमल शुरू होता है तभी जनता को पता चलता है कि कितना खतरनाक, कितना भीषण ऐसा यह समझौता था। अब गोरे देशों का अंदाजा यह है कि ऐसे जब अचानक उनको पता चलता है, वो घबरा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रांत चित्त हो जाएंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा क्या करना, और फिर वो समझौता चल जाएगा। यूरोप में अमेरिका ने यूरोप के 12 देशों के साथ समझौता किया, किसानों के बारे में था। वो समझौते पर हस्ताक्षर किए 12 देशों के सरकारों ने। ये सब अमेरिका के पिट्ठू सरकारें थी, उन्होंने हस्ताक्षर किए। प्रकाशित हुआ तो किसी को पता नहीं चला कि पूरा क्या है समझौता, मीठा मीठा जितना था उतना प्रकाशित हुआ। जब क्रियान्वयन शुरू हुआ तब पता चला, तो किसानों में तहलका मच गया, 12 देशों के किसानों में तहलका मच गया, और उन्होंने मांग की। इस तरह की मांग दुनिया के इतिहास में कभी भी नहीं की गई थी। यूरोप के 12 देशों के किसानों ने मांग की कि हमारी सरकारों ने इस समझौते पर जो हस्ताक्षर किया है वो वापस लेना चाहिए। दुनिया कभी नहीं उठाएगी कि किया हुआ हस्ताक्षर वापस ले लो। यूरोप के किसानों ने किया, और इसके कारण उस पर अमल करना अब कठिन हो गया। प्रत्यक्ष में अमल करना किसानों के प्रतिकार के कारण कठिन हो गया। ऐसा ही एक समझौता खास उत्तर अमेरिका में किया था, उसका नाम था नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा बोलते थे। उत्तर अमेरिका में 3 देश है, मेक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और कनाडा है। अब जब समझौता हुआ, जैसा मैंने कहा, मीठा मीठा गप गप उतना ही प्रकाशित किया, किसी को इसमें आक्षेप लेने लायक आपत्तिजनक कुछ नहीं लगा, किसी ने विरोध नहीं किया। अमल करना शुरू हुआ तो पता चला बहुत खतरनाक है। तो मेक्सिको देश के जो किसान हैं वो ऐसे सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो सीधे सिपाही गढ़ी है। उन्होंने राइफल लेकर इसका विरोध किया, इसके खिलाफ विद्रोह किया।
अमेरिका से सेना लाकर उनका विद्रोह दबाया गया, राइफल लेकर विरोध किया। कनाडा में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ, असंतोष भड़कता गया नाफ्टा इस एग्रीमेंट के खिलाफ और बड़ा आंदोलन हुआ और उसी समय चुनाव आ गए। तो जिस राज्यकर्ता पार्टी ने इस पर हस्ताक्षर किया था, चुनाव में उस पार्टी को पूर्ण रूपेण लोगों ने हरा दिया। केवल 2 सांसद उनके चुनकर आ सके, पार्टी बिल्कुल हार गई। और जो विरोधी पार्टी चुनकर आई, जो इस समझौते के खिलाफ थी, उनके प्रधानमंत्री ने कनाडा की जनता की ओर से पत्र लिखा क्लिंटन साहब को, अमेरिका के, और पत्र में उन्होंने लिखा कि हम जानते हैं यह एक परिपाटी है, कन्वेंशन है सांस्कृतिक देशों का, कि पुरानी सरकारों ने किए हुए समझौते, दिए हुए वादे, तो सरकार बदल गई तो भी नई सरकार ने उनका सम्मान करना चाहिए, उनको कायम रखना चाहिए। यह सुसंस्कृत देशों की पद्धति है, हम जानते हैं। लेकिन ये जो नाफ्टा का आपका समझौता रहा, वो इतना जानबूझकर खतरनाक है कि हम इसका रीनेगोशिएशन चाहते हैं। हम जैसे कि वैसे इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इस समझौते के बारे में फिर से हमारे साथ वार्ता होनी चाहिए, रीनेगोशिएशन, दोबारा उसी के बारे में वार्ता की मांग। दुनिया के इतिहास में पहली ही बार हुआ है कि समझौते पर सरकार हस्ताक्षर करती है और फिर कहती है कि नहीं, इसी के बारे में फिर से वार्ता हमारे साथ होनी चाहिए। ऐसी एक खतरनाक उनकी चाल है। अब हमारे देश में मुश्किल है कि ऐसी कई बातें नेताओं ने पहले ही स्वीकार कर ली। खासकर सबसे बड़ी बात ये थी कि पिछले 13 दिसंबर 1997 को विश्व व्यापार संगठन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिंगापुर में था और उसमें कई बातें, वो सारी बातें बताकर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, कई बातें सब देशों पर थोपने का अमेरिका का विचार था। कई देशों ने इसका विरोध किया। गहराई में न जाते हुए मैं इतना कहूंगा कि जिन देशों ने विरोध किया उसमें भारत भी था। 13 दिसंबर को मतदान होने वाला था। 12 दिसंबर के शाम तक भारत सरकार ने यहां से घोषणा की कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे, हम इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं, ऐसी घोषणा की और 13 दिसंबर को हस्ताक्षर कर दिया। अब 12 दिसंबर तक आप कह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं, हस्ताक्षर करने वाले नहीं। क्या हुआ एक रात में कि 13 दिसंबर को आपने हस्ताक्षर कर दिए और विश्व व्यापार संगठन का सदस्यत्व आपने स्वीकार कर लिया। एक रात में क्या चमत्कार हुआ आप कल्पना कर सकते हैं। ऑल आर परचेसेबल, सब लोगों को खरीदा किया जा सकता है, ये मुश्किल है। अब ठीक है, नई नई सरकार आती है, नए सरकार के लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं देखेंगे। वो देखे बगैर हम उनके बारे में कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। लेकिन अभी तक का इतिहास ऐसा है कि हमारे मंत्री, हमारे राजनेता, हमारे नौकरशाह खरीदे जाते हैं। ये जो 13 दिसंबर को भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया, तब से तीसरा विश्व युद्ध प्रत्यक्ष शुरू हुआ, ऐसा आप समझिए। इसका विरोध करना पड़ेगा, इसलिए सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा कि अमेरिका के सामने झुकना नहीं है, नहीं तो हमारी स्वतंत्रता जाएगी, संप्रभुता जाएगी और हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, ये सब पीसा जाएगा। हम आशा रखते हैं कि जो नई सरकार आई है देशभक्ति पूर्ण कदम उठाएगी, किसी के सामने झुकेगी नहीं और इस तरह से उनके इरादे पूरे नहीं होने देगी, ऐसी हमें आशा है। किंतु एक कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि अच्छी से अच्छी परिस्थिति आएगी ऐसी आशा रखनी चाहिए, लेकिन खराब से खराब परिस्थिति आ सकती है, ध्यान में रखकर तैयारी रखनी चाहिए। दोनों बातें, कि आशा रखें कि अच्छे से विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से ये गोरे देश
संपूर्ण विश्व पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं, संपूर्ण विश्व को गुलाम बनाना चाहते हैं। काय के लिए? तो ये जो राज्य करता है और पूंजीपति है, इनका मुनाफा बढ़ाने के लिए, उनका पैसा बढ़ाने के लिए वो साम्राज्य अपना फैलाना चाहते हैं। अब इसके तरह तरह के परिणाम हो सकते हैं। जहाँ तक हम किसान हैं, हमारे ऊपर क्या परिणाम होता है, यह हम विस्तृत थोड़ा देखना आवश्यक है। वैसे तो वो सभी देशों के सभी उद्योग अपने हाथ में रहे, ऐसा उनका षड्यंत्र है। वैसे सभी देशों के कृषि अपने हाथ में रहे, यह उनका इरादा है। और यह ऐसा राक्षसी हैवानी इरादा है कि हम लोग सज्जन होने के कारण कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई ऐसी हैवानी बात सोच सकता है, कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे दृष्टि से सबसे खतरनाक और पहला आक्रमण पेटेंट कानून का है। पेटेंट कानून हमारे देश में भी है, 1970 का है। उनका दबाव है कि इसमें परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। अब हमारे और उनके कानून में अंतर क्या है पहले समझ लीजिए। एक तो अंतर है, पेटेंट यानी क्या है? पेटेंट यानी एकाधिकार, सर्वाधिकार, स्वामित्व, मालकी अधिकार। अब मान लीजिए कि मैंने कोई नई चीज बनाई, मैंने कहा ये मैंने बनाई है, तो मुझे इसका पेटेंट मिलना चाहिए। तो उसका अर्थ होता है कि चूंकि मैंने ये चीज बनाई, इसलिए कुछ वर्ष तक इस पर पूरा अधिकार मेरा रहेगा। माने और कोई ये चीज बना नहीं सकेगा, बनाई तो भी वो बाजार में ला नहीं सकेगा। तो एकाधिकार। किंतु ऐसा एकाधिकार जब एक का हो जाता है तो बाकी कोई उस चीज को बना नहीं सकता, मार्केट में ला नहीं सकता। किंतु उनके और हमारे कानून में अंतर क्या है जरा देखिए। एक तो है कि हमारे यहाँ पेटेंट दिया जाता है, उसकी मुदत 5 से 7 साल तक होती है। माने 5 से 7 साल तक उसका एकाधिकार सर्वाधिकार चलता है। बाद में वो सर्वाधिकार समाप्त हो जाता है 5-7 साल के बाद। उनके यहाँ ये मियाद 20 से 25 साल तक है। माने उनका एकाधिकार किसी का भी हो गया तो 20 से 25 साल के बाद ही वो खत्म होगा। एक पूरी पीढ़ी चली जाती है और उसके बाद भी फिर वो एप्लीकेशन करते हैं और उनको फिर से दिया जाता है, तो वो रिन्यू हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं। तो वहाँ एकाधिकार का मतलब पहले तो 20-25 साल के लिए, बाद में हमेशा के लिए भी एकाधिकार उनके तरफ रह सकता है। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 साल तक रहता है, उसके बाद एकाधिकार समाप्त हो जाता है। यह पहला फर्क है। दूसरा फर्क यह है कि हमारे यहाँ प्रक्रिया का पेटेंट हो सकता है, पदार्थ का पेटेंट नहीं होता। माने जैसे उदाहरण के लिए, मानो गुरुकुल कांगड़ी ने च्यवनप्राश बनाया। अब च्यवनप्राश बनाने की अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती है। अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग अलग ढंग से च्यवनप्राश बना सकते हैं। उसमें से गुरुकुल कांगड़ी ने एक विशेष प्रक्रिया से एक विशेष ढंग से च्यवनप्राश बनाया, तो उनको पेटेंट काहे का मिल सकता है? उस प्रोसेस का पेटेंट मिल सकता है, च्यवनप्राश का पेटेंट नहीं मिलता। इसका मतलब है कि गुरुकुल कांगड़ी ने जिस प्रोसेस से च्यवनप्राश बनाया, उसी प्रोसेस को लेकर दूसरा कोई भी च्यवनप्राश बना नहीं सकेगा। और यदि किसी ने उसी प्रक्रिया को लेकर च्यवनप्राश बनाया तो उसको जेल में डाला जाएगा। वो च्यवनप्राश तो मार्केट में ला ही नहीं सकेगा, उसको जेल में डाला जाएगा। तो एकाधिकार का हमारे यहाँ प्रक्रिया का है, चीज को बनाने का जो ढंग है, प्रक्रिया है, उसका एकाधिकार हमारे देश में हो सकता है। लेकिन किसी ने कहा कि भाई च्यवनप्राश दूसरे ढंग से भी बनाया जा सकता है, और भी प्रक्रियाएं च्यवनप्राश बनाने की है। दूसरे किसी प्रक्रिया से दूसरे किसी ने च्यवनप्राश बनाया, वो बना सकता है।
मार्केट में ला सकता है, उसको बेच सकता है, उसके कारण जो लाभ उठाना वो लाभ उठा सकता है, उसको पूरा अधिकार है। माने पेटेंट च्यवनप्राश का नहीं है। जिस विशेष पद्धति से बनाया च्यवनप्राश गुरुकुल कांगड़ी ने, उसी का पेटेंट गुरुकुल कांगड़ी का है। लेकिन गुरुकुल कांगड़ी ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं नहीं, हमने एक प्रक्रिया से बनाया, अब च्यवनप्राश दूसरा कोई भी किसी भी प्रक्रिया से नहीं बना सकेगा, ऐसा नहीं कह सकते। उनका कानून ऐसा है अमेरिका का, और वो हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं कि कोई भी एक चीज हो, उसको बनाने के 10 ढंग हो, 10 प्रक्रियाएं हो, किंतु यदि कोई अपनी प्रक्रिया से वो चीज बनाता है तो उस चीज पर ही पेटेंट हो जाए, उस पदार्थ पर ही पेटेंट हो जाए, केवल उस प्रक्रिया पर नहीं। तो दूसरे किसी भी प्रक्रिया से दूसरा कोई भी वो चीज नहीं बना सकेगा, मार्केट में नहीं ला सकेगा। जैसे च्यवनप्राश है, तो दूसरे किसी भी प्रक्रिया से कोई भी च्यवनप्राश बना नहीं सकेगा, इसलिए च्यवनप्राश का ही पेटेंट। और फिर ये पेटेंट करने में ऐसी चालाकी, बदमाशी, हरामखोरी होती है कि जैसे आपके यहाँ की एक वनस्पति है, अब हजारों साल से हमारे यहाँ ये वनस्पतियाँ हैं। हमारी हल्दी है, नीम है, बासमती है, धनिया है, काली मिर्च है, सारे वनस्पतियाँ हजारों साल से। अरे एकाधिकार होना तो हमारा होना चाहिए। ये गोरे देशों ने तो ये चीज़ें नहीं बनाई, तो उनके यहाँ चीज़ें नहीं थी। हजारों साल से हमारे देश में ये चीज़ें हैं, हमने उनको विकसित किया है। औषधि वनस्पतियाँ हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक वैद्यराज वगैरह जिनका उपयोग करते हैं, उनको औषधि वनस्पतियों का भी पता चला है कि बहुत गुणकारी है। अंग्रेजी दवा से ये आयुर्वेदिक दवा कई मामलों में ज़्यादा गुणकारी है। तो वो यहाँ से सारी औषधि वनस्पतियाँ लेकर अपने अपने देशों में ले जा रहे हैं, वहाँ उगा रहे। हम हमारी औषधि वनस्पतियों की फिक्र नहीं कर रहे। वो यहाँ से औषधि वनस्पतियाँ यहाँ आते हैं, खोज करते हैं कौन सी वनस्पति किस बात के लिए उपयोगी है, यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ उगाते हैं और औषधि वनस्पतियों का पेटेंट कर लेते हैं। तो फिर सारा अधिकार उनका हो जाएगा। और पेटेंट के लिए उन्होंने चालाकी ये की है कि मानो यहाँ से आपका हरितकी है, हरितकी शब्द जानते ना, हिरड़ा एक वनस्पति है और हरितकी है। अब हजारों साल से हमारे लोग हरितकी पैदा कर रहे हैं। वो हरितकी को अमेरिका में ले जाएंगे, कहेंगे कि हम प्रयोगशाला में इस पर प्रयोग कर रहे हैं और हमारे प्रयोग से हमने इस हरितकी में कुछ सुधार लाया है। क्योंकि हमने हरितकी पर प्रयोग किया है, हरितकी में सुधार लाया है, तो हरितकी पर ही हमारा पेटेंट हो जाए, माने हरितकी पर हमारा स्वामित्व हो जाए, सब कुछ मालकी अधिकार हमारा हो जाए और किसी का न रहे। तो हम लोगों ने हजारों साल से जो वनस्पति उगाए हैं, वृक्ष उगाए हैं, हमारे कानून में, हिंदुस्तान का जो पेटेंट का कानून है उसमें वनस्पति नहीं आते, पेड़ वगैरह नहीं आते, पशु नहीं आते। उनके कानून में सब कुछ आता है और वो यहाँ लागू करना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा जरा देखिए। हम कल्पना नहीं कर सकते इतना राक्षसी ऐसा यह उनका षड्यंत्र है। आम का पेड़ है, अब अपने यहाँ तो बहुत लगते हैं, हमारे इधर आमराई यह शब्द ये है कि जहाँ सारे आम के पेड़ इकट्ठा रहते हैं। अब वो आम को वहाँ ले जाएंगे, बहाना बताएंगे कि हमने इस पर प्रयोग किया है, इसमें सुधार किया है, और चूंकि हमने आपके आम में सुधार किया है तो अब आम पर हमारा एकाधिकार हो गया है, हमारा पेटेंट हो गया है, आपका नहीं। और उनका यदि पेटेंट बन जाता है तो आपको आपके आम का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं, आपके आम के पेड़ का स्वामित्व आपका नहीं, मालकी अधिकार आपका नहीं, उनका हो जाएगा। माने आपके जमीन पर आम के पेड़ रहेंगे, हो सकता है आपने उगाए हुए आम के पेड़ रहेंगे, कई वर्षों से वहां आम के पेड़ आपने लगाए हैं, वो बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो बहाना बनाया है कि आपके आम पर हमने हमारे प्रयोगशाला में कुछ सुधार किया है, अब हमारा पेटेंट हो गया,
तो आपके ज़मीन पर आपके आम के पेड़ रहेंगे, लेकिन माल की अधिकार आपका नहीं रहेगा। माल के अधिकार किसका रहेगा? अमेरिकन कंपनी का। इसका मतलब होगा कि आपके ज़मीन पर जो आम के पेड़ है उस आम का उपयोग आप नहीं कर सकते जब तक उनसे इजाज़त नहीं मिलती। उनकी अनुमति के बगैर आप आम के पेड़ को हाथ नहीं लगा सकते, और अनुमति देने के लिए वो अपनी कीमत लेंगे, और वो भी कीमत आप सौदेबाजी नहीं कर सकेंगे। जिनका पेटेंट है वो जो कीमत मांगेंगे उपयोग के लिए वो कीमत आपको देना पड़ेगा, वहाँ सौदेबाजी नहीं चलेगी। पशु की बात लीजिए, हमारे कानून में पशु का पेटेंट नहीं हो सकता। अब गाय है, बकरी है, गधे है, सारे जो पशु है सैकड़ों साल से, हजारों साल से अपने देश में बढ़े। ये कोई अमेरिका ने और ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने ये सारे बनाए हैं क्या? लेकिन हमारी गाय यदि वो ले जाते, कहते कि हमने इसको प्रयोगशाला में डाला है, इसके नस्ल में हमने कुछ फर्क किया है, तो अब हमारा एकाधिकार हो गया है, तो देश की सभी गायों पर एकाधिकार अमेरिकन कंपनी का होगा। इसका मतलब क्या होगा कि गाय आपके घर में रह सकती है, उसका दूध आप नहीं निकाल सकते जब तक वहाँ से परमिशन नहीं मिलती, वहाँ से जब तक इजाज़त नहीं मिलती। और वहाँ से यदि गधे का उपयोग करने की इजाज़त मिलनी है तो उनको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, उसकी कीमत, कमीशन उसका चुकाना पड़ेगा, और वो कीमत जो वो कहेंगे वो देनी पड़ेगी। आप वहाँ सौदेबाजी नहीं कर सकते। हर चीज़ में आ जाएगा। माने पशु हमारे यहाँ है, माल के अधिकार हमारा नहीं, माल के अधिकार गोरे देशों का है। इनके उपयोग के लिए उनकी परमिशन चाहिए, वो जो कीमत मांगेंगे उस कीमत पर। हमारा क्या रहा? बीज है। अभी तक हमारे यहाँ पद्धति ऐसी है कि एक फसल जब आती है तो उसमें से कुछ बीज बचा कर रखते हैं हमारे किसान, और अगली फसल के लिए उसका उपयोग करते हैं। माने अपने बीज के आधार पर अगली फसल निकालना। अब वो बीजों का पेटेंट करेंगे, और बीजों का यदि उन्होंने पेटेंट किया तो आप अपने फसल में से अपने बीज बचाकर उसके आधार पर दूसरी फसल निकाल नहीं सकेंगे। अपने बीजों के आधार पर दूसरी फसल निकालने का आपको अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि बीजों का पेटेंट उनका है। तो दूसरी फसल निकालना है तो उसके लिए बीज अमेरिका से खरीदना होगा, और अमेरिकन कंपनी जो दाम मांगेंगी, जो कीमत मांगेगी, उस कीमत पर लेना होगा। अब हमारे यहाँ के कुछ चतुर लोग ऐसा सोच सकते हैं, अरे भाई वो तो हम अपने चित्तौड़गढ़ में खेती कर रहे हैं, हमने यहीं गुपचाप किसी को पता न चलते हुए गुप्तता के साथ अपना बीज बचा लिया, दूसरी फसल निकाली, किसको पता चलेगा? ऐसा नहीं। उनके गुप्तचर, उनके सीआईडी पूरे देश में रहेंगे देखने के लिए कि किसान कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहा। और कहीं भी अपने किसानों ने यदि अपने बीजों को बचाकर उसके आधार पर दूसरी फसल निकाली, वो रिपोर्ट वाशिंगटन को जाएगी, और वाशिंगटन से दिल्ली सरकार को पत्र आएगा कि चित्तौड़गढ़ के किसानों ने कानून का उल्लंघन किया है, उनको जेल में भेजना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। अब वाशिंगटन ने दिल्ली सरकार को पत्र भेज दिया। अभी दुनिया के प्रारंभ से अब तक जो न्याय व्यवस्था है सभी देशों में, उसमें एक नियम ऐसा है कि जो आरोप लगाता है उसके ऊपर जिम्मेवारी, दायित्व रहता है कि वो आरोप सही है या पहले सिद्ध करना। शुरू से ये चल रहा है, दुनिया में चल रहा है कि जो आरोप लगाता है उसके ऊपर जिम्मेवारी, दायित्व रहता है कि उसने सिद्ध करना कि हमारा आरोप सही है। ये अजब कानून है अभी जो ला रहे हैं कि जो आरोप करेंगे कि चित्तौड़ के किसानों ने कानून का उल्लंघन किया इसलिए उनको जेल में डालो, ये आरोप करेंगे। आरोप करने वाले पर कोई जिम्मेवारी नहीं है सिद्ध करने की कि चित्तौड़ के किसानों ने बदमाशी की, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। उनका एक ही काम है कि वहाँ से एक चिट्ठी दिल्ली सरकार को लिखना, और फिर चित्तौड़ के किसानों की जिम्मेवारी है सिद्ध करने
कि हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया। ऐसा दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिनके ऊपर आरोप है उन्हीं के ऊपर केवल हमने गुनाह नहीं किया ये सिद्ध करने की बारी आ जाए, किंतु पहले जिन्होंने आरोप किया उनके ऊपर जिम्मेवारी कुछ नहीं सिद्ध करने की, ऐसा कानून आता है। तो आप अपने बीज बचाकर अगली खेती अपनी अगली फसल नहीं निकाल सकते। करना है तो अमेरिका से बीज खरीदना पड़ेगा, वो उस कीमत पर खरीदना पड़ेगा। इसीलिए आपको पता है कि बेंगलोर में कारगिल के दफ्तर पर किसानों ने हमला किया था, और आपको ये भी पता है कि इसी तरह की ये कारगिल कंपनी जब अपने कच्छ भुज में कारोबार चला रही थी तो भारतीय किसान संघ ने उसका विरोध किया था और कहा था कि यहाँ से इसको उखाड़ना चाहिए। पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसमें किसानों का प्रदर्शन हुआ। इतना ही नहीं, तो महिला किसानों का प्रदर्शन हुआ, हजारों की संख्या में महिला किसानों ने वहाँ प्रदर्शन किया, और परिणाम ये हुआ कि भारतीय किसान संघ के दोनों प्रदर्शनों के कारण कारगिल कंपनी को वहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर भागना पड़ा। उन्होंने छोड़ दिया वहाँ का स्थान अपने भारतीय किसान संघ के प्रभाव के कारण। किंतु ये है कि पूरी तरह से हम उनके गुलाम हो जाते हैं, हमारा माल के अधिकार समाप्त हो जाता है। और इसलिए सरकार से यह कहने की आवश्यकता है कि जरा समझ लीजिए, ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर मत कीजिए, पेटेंट का कानून उनके लिए अनुकूल मत बदलिए, अपना जो पेटेंट का कानून है वैसा ही कायम रखिए। और किसी भी पार्टी की सरकार हो, आखिर हमें जिंदा रहना है, पार्टीबाजी अपने करते रहेंगे, लेकिन किसानों ने जिंदा रहना है, मजदूरों ने जिंदा रहना है। इसी तरह से यदि कोई भी सरकार उनके दबाव में आकर कानून में परिवर्तन करती है और हमारे सामने भूखमरी के अलावा और कोई चारा नहीं बचता, तो ये तो हम पसंद नहीं करेंगे। आपकी पार्टीबाजी आप करिए, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, अलग बात है, लेकिन हमें जिंदा रहने का अधिकार है, और जिंदा रहने का अधिकार है तो जो हमारी चीज़ें हैं उस पर हमारा अधिकार कायम रहना चाहिए। अब ये हल्दी का मामला लिया, नीम का लिया, बासमती का लिया, अरे ये हमारे परंपरागत हमारे ये पेड़ है, ये दूसरों के कोर्ट में जाकर हमने सिद्ध करना है, शर्म की बात है। माने विदेशियों के कोर्ट में जाकर हमने ये सिद्ध करना आवश्यक हो जाए कि नहीं नहीं, नीम हमारा ही है, हल्दी हमारी है, बासमती हमारी है। ये कौन है पूछने वाले? अरे हम यदि स्वतंत्र है, हमारी सॉवरेंटी है, हमारी संप्रभुता है, तो हमारी चीजें हमारी है। ये हमारी चीजें हमारी है, तुम्हारी नहीं है। ये हमने दूसरे के विदेशियों के कोर्ट में जाकर सिद्ध करना, काहे के लिए हमने ये पोजीशन लेनी चाहिए? हमारा भी स्वाभिमान है, स्वाभिमानी राष्ट्र ये पोजीशन नहीं ले सकता। हमारे ऊपर ये न्यायदान का अधिकार बताने वाले ये कौन है? जो हमारी चीजें उनके बारे में। तो राष्ट्र के स्वाभिमान की यह मांग है कि जो अपनी चीजें हैं किसानों की, उस पर और किसी का अधिकार नहीं। हम दूसरे विदेशी कोर्ट में क्यों जाएंगे कि नहीं नहीं, ये नीम हमारा है, ये हरी तकी हमारी है, ये गाय हमारी है। अरे हमारी है ही। और इस दृष्टि से भारतीय किसान संघ का संगठन मजबूत होना आवश्यक है। यहाँ तो हर प्रदेश से थोड़े थोड़े लोग आए, ये सारी खबर अपने अपने प्रदेश के सभी किसानों के पास पहुँचे, यह आपकी जिम्मेवारी है। इस विषय में किसानों को जागरूक करना है, और ऐसा यदि कोई मौका आता है तो बड़े आंदोलन के लिए किसान तैयार हो जाए, ऐसी उनकी मानसिकता बनानी है। वो जल्दी से जल्दी बनानी है, क्योंकि हमला जल्दी से जल्दी करने का उनका विचार है। उन्होंने अभी भी नोटिस भेजी है कि 1 महीने के अंदर इसका कुछ आपका उत्तर आना चाहिए, ऐसा आपने सरकार को कहा है। तो वो जल्दबाजी कर रहे हैं, तो हमने भी जल्दी करनी चाहिए कि सभी किसानों को आने वाले संकट की कल्पना देना। तो सभी किसानों को कल्पना देना और भारतीय किसान संघ का संगठन मजबूत करना। हमारा संगठन मजबूत रहा तो, जैसे मैंने कहा कि उनके षड्यंत्र का हिस्सा यह है कि आम जनता को अंधेरे में रखना। उन्होंने अंधेरे में रखा है। पेटेंट के कारण किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, बाकी किसी का नहीं।
तो इसलिए बाकी लोग उदासीन हैं। यदि जिनका नुकसान हो रहा वो किसान, वो स्वयं संगठित होकर बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं करते तो बाकी जनता का सहयोग मिलना कठिन है। तो हमारा संगठन अच्छा हो, हमारा आंदोलन हम अच्छा कर सके, तब फिर देश के बाकी देशभक्त लोग जागरूक हो जाएंगे, उदासीनता छोड़ देंगे, हमारी सहायता करेंगे। मैंने पिछले बार एक उदाहरण दिया था कि संपूर्ण जनता का सहयोग हमें प्राप्त करना है, वो कैसे होता है, किंतु इस संदर्भ में उसको दोहराकर मैं ये विषय पूरा करूंगा। कल बताया गया कि रामनवमी है, रामचंद्र जी का हमने स्मरण किया, उनके ही जीवन का इतिहास का यह प्रसंग है कि राम रावण युद्ध शुरू हुआ। अब सारे देवता रावण के खिलाफ थे, चाहते, क्योंकि रावण ने सब देवताओं को सताया था, जेल में रखा था, फिर छोड़ दिया था। तो सारे देवता चाहते थे कि रावण नष्ट हो। तो वो आकाश में आकर देखते थे राम रावण का युद्ध, बड़े उत्सुकता से आकाश में आकर देखते थे। अब देख रहे कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, कि रावण के पास रथ है, रामचंद्र जी के पास रथ नहीं है। और उन दिनों के लड़ाइयों में जिसके पास रथ है उसको एडवांटेज बहुत रहता था, जिसके पास रथ नहीं उसको डिसएडवांटेज बहुत रहता था। और इनकी इच्छा तो थी कि रामचंद्र जी की विजय हो। रामचंद्र जी के पास रथ नहीं, इसके कारण उनका नुकसान हो रहा वो देख रहे, किंतु रथ देने के लिए कोई नहीं आया। देवताओं के पास रथ थे, सबसे अच्छा रथ इंद्र के पास था, किसी ने रथ नहीं दिया। और आकाश में आकर जब लड़ाई चलती थी तो जय जयकार करते थे। अब मन में तो था कि रामचंद्र जी की विजय हो, लेकिन रामचंद्र की जय हो ऐसा नारा देने की हिम्मत नहीं, क्योंकि सोचते थे कि यदि हमने ऐसा नारा दिया रामचंद्र की जय हो, मानो रामचंद्र जी की पराजय हो गई, रावण विजय हो गया, तो फिर वो हमारी हट करके मारे, वो राम की विजय हो ऐसा नारा नहीं लगा सकते थे। लेकिन जय हो ये नारा लगाने की इच्छा थी, तो इसलिए वो नारा लगाते थे, जय हो जय हो जय हो। किसकी जय हो नहीं बोलते थे, चतुर लोग थे, किसकी जय हो नहीं बोलते थे। 84 दिन तक युद्ध चला। ये जो बिरथ रघुवीरा 84 दिन तक ये पोजीशन रही। इतने दिन युद्ध चलने के पश्चात रावण के रिश्तेदार मारे गए, रावण के बड़े बड़े सेनापति मारे गए। अब रावण बिल्कुल दंत नख विहीन हो गया है, यह स्पष्ट हुआ। यह हारने ही वाला है, यह बिल्कुल स्पष्ट हुआ। फिर 84वें दिन इंद्र ने बड़े ठाठ से अपना रथ रामचंद्र जी के लिए दिया। अरे जो रथ भगवान इंद्र 84वें दिन दे सकता था, पहले दिन से क्यों नहीं दिया? क्योंकि सर्वसाधारण मनोवृत्ति रहती है, जिधर बम उधर हम। आप जीतने वाले हैं, आपकी ताकत है ऐसा दिखा तो बाकी लोग आपका समर्थन करेंगे, लेकिन तब तक देखेंगे कि भारतीय किसान संघ की ताकत कितनी है। भाषणबाजी तो कर रहे, लेकिन वास्तव में आंदोलन खड़ा करने की ताकत है क्या? सरकार प्रबल उसका विरोध करती है या नहीं करती है, या बाकी लोगों के समान झुक जाती है, उनकी भी परीक्षा है। आपका आंदोलन की आपकी तैयारी है यदि दिखा, सरकार का भी हौसला बढ़ेगा कि जनता हमारे पीछे है। और कोई आंदोलन के लिए तैयार नहीं, किसी का संगठन नहीं, तो दबाव का परिणाम हो सकता है। तो सरकार का भी हौसला बढ़ाना हो तो हमारा संगठन मजबूत करने की आवश्यकता है, तभी तो फिर दबाव का परिणाम सरकार पर भी नहीं होगा। ये सारी बातें ध्यान में रखकर हम ये संदेशा एक एक किसान तक पहुंचाए